आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सेल और एग्रीमेंट टू सेल क्या होती है। ठीक है ना। यानी आज के हम जो वीडियो बना रहे हैं इसमें जो डिफरेंस हमारा वो है सेल और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। ठीक है ना। तो मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट है, मतलब हम एवरेज 7-8 पॉइंट तो हम रख ही लेते हैं, मैंने देखा है। ठीक है, डिफरेंस में जिससे हमारा कंटेंट काफ़ी अच्छा का हो जाता है, मतलब पेपर के लायक हो जाता है कि हम आराम से इसको अगर लिख के आते हैं तो हमें अच्छे खासे नंबर मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस छोटे से डिफरेंस को। सबसे पहले हमारे पास मीनिंग है सेल की। अगर हम बात करते हैं तो वेयर द प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब बेटा कुछ भी, गुड्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना। तो मेनली इन गुड्स की बात करते हैं हम। ठीक है, तो वेयर द प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर्ड, यानी तुरंत के तुरंत यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है आपकी वो ट्रांसफर हो जाती है। फ्रॉम सेलर टू बायर इज कॉल्ड सेल। तो इसमें सेल एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे जो प्रॉपर्टी है वो इमीडिएटली तुरंत के तुरंत ट्रांसफर हो जाती है सेलर से बायर की ओर। क्लियर हो गया, सेलर से बायर को। ठीक है ना। जबकि जो एग्रीमेंट टू सेल होता है इसमें मतलब वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू टेक प्लेस इन फ्यूचर। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इज टू टेक प्लेस इन फ्यूचर, यानी फ्यूचर में ट्रांसफर होगा। फ्रॉम द सेलर टू बायर, उसको कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। यानी यहाँ पे एग्रीमेंट तो आज बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट आज होगा, मगर जो ट्रांसफर होगा गुड्स वो फ्यूचर में होगा। तो समझने की कोशिश करो, डेफिनेशन पहले क्लियर कर लो। सेल की अगर हम बात करें तो सेल में मैंने कहा यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफर की जाएगी इमीडिएटली। ठीक है, सेलर से बायर की ओर। ठीक है, सेलर जो है ट्रांसफर कर देगा किसको, बायर को। जबकि वहां पे लिखा है यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, यानी जो भी आपकी प्रॉपर्टी है उसको ट्रांसफर किया जाएगा फ्यूचर में। किसमें कराया जाएगा, फ्यूचर में। तो उसे कहते हैं एग्रीमेंट टू सेल। पहला पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। बाकी बचे हुए 6 पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। दूसरा पॉइंट देखो, कह रहा है टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। जबकि अगर हम बात करें इसकी एग्रीमेंट टू सेल को तो ये एक एग्जीक्यूटरी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। एग्जीक्यूटेड मतलब होता है कंप्लीटेड। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, कंप्लीटेड। ठीक है ना। तो ये कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट है, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये कंप्लीट नहीं है, ये येट टू बी परफॉर्म्ड है, येट टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है, देख लेना, अगर आने रहा है तो परफॉर्म नीचे लिख देना, येट टू बी परफॉर्म्ड। ठीक है ना। तो उसने बोला अगर हम बात करें सेल वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट है, ये हो चुका है। ये पास्ट की बात कर रहा है एक तरीके से, और ये जो है फ्यूचर की बात कर रहा है, येट टू बी परफॉर्म, यानी अभी करना बाकी। एग्रीमेंट टू सेल क्या है, एक येट टू बी परफॉर्म वाला कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें ट्रांसफर जो है प्रॉपर्टी का जो गुड्स की फॉर्म में है वो आप क्या फ्यूचर डेट पे करोगे। तो 2 पॉइंट क्लियर होते हैं। पॉइंट नंबर 3 पे चलते हैं। राइट टू रीसेल की अगर हम बात करें, एज द प्रॉपर्टी इज द बायर इज विद द बायर, यानी प्रॉपर्टी जो है वो बायर के पास जा चुकी है, तो सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स। तो अब सेलर गुड्स बेच नहीं सकता दोबारा से, क्योंकि यार अगर मान लो मैंने आपको ये बेचा, आपने पैसे दे, सब कुछ खत्म हो चुका, बेच चुका हूं आपको, तो अब मेरा क्या हक है इस प्रॉपर्टी को रीसेल करने का, कोई हक नहीं है मेरा। आपको बेचना, आप देखो जो करना करो, बट मैं इसको नहीं बेच सकता। मैं सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि एज द प्रॉपर्टी इज विद द बायर द सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स। बट यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी अभी भी सेलर के पास ही है, क्योंकि अभी सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई नहीं है। तो जो गुड्स हैं वो अभी भी किसके पास है, रिमेन्स विद द सेलर है। तो इसके कारण वो डिस्पोज कर सकता है, सेल कर सकता है गुड्स एज ही लाइक, वो जैसा मन करे ना वैसे गुड्स को बेच सकता है। 3 पॉइंट क्लियर होना, अच्छे से समझ में आ रहा है। पहला पॉइंट क्या बोला है, सेल में प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर होती है सेलर टू बायर। यहां पे जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वो फ्यूचर में होती है। क्लियर हो गया। एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट है। ये एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है, यानी येट टू बी परफॉर्म्ड वाला कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, भविष्य में होने वाला। ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3 रीसेल, तो सेलर के पास ऐसा कोई राइट नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, कि वो रीसेल कर सके गुड्स को। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी अभी भी सेलर के पास ही, गुड्स अभी भी सेलर के पास ही होते हैं, तो वो डिस्पोज कर सकता है गुड्स को एज ही लाइक्स, जैसे उसको मन करे वैसे कर सकता है। बट उसको एक चीज दिमाग में रखना है कि जब फ्यूचर डेट आएगी और बायर का जो टाइम पीरियड है गुड्स ले जाने का वो आएगा, तब तक दूसरे गुड्स वो ला करके रख दे, मतलब जो उसने मांगे वो ला के रखने पड़ते हैं। ठीक है ना। टाइटल की अगर हम बात करें, टाइटल मतलब ऑनरशिप की बात कर रहा हूँ, ऑनरशिप की अगर हम बात करें तो इन सेल द टाइटल, यानी जो ऑनरशिप है गुड्स की ट्रांसफर हो जाती है किसको, बायर को। यानी जो टाइटल है ऑनरशिप है, आज मेरा था ये, मैंने आपको बेच दिया तो कल अब आपका हो जाएगा। ठीक है ना। वे इसलिए का विद द ट्रांसफर गुड्स, जैसे गुड्स ट्रांसफर होंगे टाइटल भी ट्रांसफर हो जाते हैं यहाँ पे। तो टाइटल पासिस टू द बायर एट द टाइम ऑफ सेल, यानी जो टाइटल जो है वो पास हो जाएगा, यानी दे दिया जाएगा बायर को सेल के टाइम पे। बट इन एग्रीमेंट टू सेल द टाइटल ऑफ गुड्स रिमेन्स विद द सेलर, अभी भी ऑनरशिप सेलर के पास ही है। समझ आ गया।
देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ गुड्स, क्योंकि अभी यहाँ पे एज देयर इज नो ट्रांसफर गुड्स, अभी गुड्स ट्रांसफर ही नहीं हुए, तो टाइटल विल पास, टाइटल पास होगा, टेंशन मत लो, मैंने पास किया जाएगा, बट कब किया जाएगा, इन द फ्यूचर। पॉइंट को समझने की कोशिश करो। टाइटल मतलब ऑनरशिप, तो उसने बोला इन सेल, सेल में टाइटल ऑफ द जो गुड, टाइटल ऑफ गुड्स होता है वो ट्रांसफर टू बायर, बायर को ट्रांसफर कर दिया जाता है टाइटल विद द ट्रांसफर ऑफ गुड्स। जैसे गुड्स ट्रांसफर होंगे, बिल बनेगा, प्रॉपर ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी जाएगी, ठीक है। बट यहाँ पे जो उसने बोला साथ में टाइटल यानी पास हो रहा है बायर को एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के टाइम पे पास कर दिया जाएगा। बट अगर हम यहाँ पे बात करें तो एग्रीमेंट में अगर हम बोलते हैं, एग्रीमेंट टू सेल में बोलते हैं, तो टाइटल ऑफ गुड्स रिमेन विद द सेलर, सेलर के पास ही रहेगा टाइटल, क्योंकि अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है गुड्स का, टाइटल पास किया जाएगा बट फ्यूचर में किया जाएगा। क्लियर हो गया? तो मैंने बेटा आपको 4 पॉइंट समझा दिए अच्छे से, जो आपके दिमाग में ठूसने का काम मेरा रहता है, और मैं बार बार रिपीट करके, मेरे हर वीडियो में यही रहता है कि मैं बार बार रिपीट करूंगा, और थंबनेल में मैं जानबूझ के एक ही टाइप का लगाता हूं ताकि ना आपको दूर से बल जाए कि ये मेरी वीडियोस हैं, ठीक है ना। चलो, और सारा यहीं पे याद कराने की पूरी कोशिश रहती है आप सबको। अगला पॉइंट देखिए, लॉस, लॉस का कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी मैंने बहुत सारे डिफरेंसेस बना रखे, याद रखना, ठीक है ना। मैं लगातार बनाता रहता हूँ डिफरेंसेस, तो आप जो भी कभी डिफरेंस चाहिए हो तो एक बार मेरी प्लेलिस्ट में डिफरेंस का जो प्लेलिस्ट होता है वहां देख लिया करो, अगर वहां मिल जाए तो आपको इजीली क्या है, आसान रहेगा, कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से कंटेंट अच्छा अच्छा आपको मिल जाएगा वहां पे, ठीक है। तो अगर आपको कभी कोई डिफरेंस चाहिए होता है तो पहले उस वाले मेरी जो प्लेलिस्ट है की डिफरेंस करके उसमें देख लिया करो, काफी सारे डिफरेंसेस रहते हैं। अगर वहां पर आपको मिल रहा है कंटेंट तो बल्ले बल्ले आपके लिए, ठीक है। वैसे मैक्सिमम वहां पर मिल जाएगा आपको। आगे चलते हैं, लॉस की अगर हम बात करें तो इफ द गुड्स आर लॉस्ट, अगर आपके गुड्स खो जाते हैं या जो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है ना, तो जो लॉस होगा ना फॉल्स ऑन द बायर, तो यहाँ पे जो लॉस होगा वो किसके ऊपर पड़ेगा, बायर के ऊपर पड़ेगा। इवन इफ दे आर इन द पोजीशन ऑफ सेलर, चाहे गुड्स अभी सेलर के पास ही क्यों ना हो, फिर भी बायर के ऊपर ये बर्डन पड़ेगा, क्योंकि ये सेल है, इसमें इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाता सब कुछ। तो जब प्रॉपर्टी आपकी होगी, आपके नाम पे बिल फट गया है, तो अगर लॉस होता है उसके बाद तो बेटा वो आपका ही होगा, मेरा थोड़ी ना होगा, मैंने तो बेच दिया था, ठीक है ना। और एक और चीज बता दूं आपको मैं कि अगर आपको लगता है कि कोई डिफरेंस मेरे की डिफरेंस वाले सेक्शन में नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो कि प्लीज इसके ऊपर एक डिफरेंस बना दीजिए। प्लीज लगाने की भी जरूरत नहीं है, सीधा बोल देना भाई ये डिफरेंस बना दीजिए, मैं आपके लिए डिफरेंस बना दूंगा, ठीक है ना, फटाफट से। तो इफ द गुड्स आर लॉस्ट, अगर जो गुड्स है आपके वो लॉस्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो जो लॉस होगा वो बायर के ऊपर पड़ेगा बेटा, चाहे वो फिर सेलर के पास ही गुड्स क्यों ना हो, बट फिर भी बायर की प्रॉपर्टी ऑनरशिप सब ट्रांसफर हो चुकी है, तो जो रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बेटा बायर की बनती है, ठीक है ना। अगर गुड्स यहाँ पे लॉस से डिस्ट्रॉय होते हैं तो लॉस जो है वो सेलर के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि अभी आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर इस वाले में करते ही नहीं, फ्यूचर में करते हो, ठीक है। तो जब तक टाइम आया नहीं गुड्स ले जाने का, और उससे पहले अगर गुड्स चोरी या कुछ हो जाता है तो वो सेलर के मत्थे पड़ेगा। इवन इफ दे आर इन द पोजीशन ऑफ बायर, चाहे वो बायर के पोजीशन में क्यों ना, तब भी वो सेलर के मत्थे पड़ेगा, याद रखना, ठीक है ना। आगे लिखा हुआ राइट ऑफ अनपेड सेलर, राइट ऑफ अनपेड सेलर। तो इफ देयर इज अ ब्रीच, ब्रीच मतलब तोड़ना, इफ देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है या कुछ हो जाता है तो सेलर जो है ना स्यू कर सकता है, यानी कोर्ट में ले जा सकता है, आपके ग्रेवान को पकड़ सकता है फॉर द प्राइस, किसके लिए बेटा, प्राइस के लिए। इवन इफ गुड्स आर इन हिज पोजीशन, चाहे गुड्स उसकी पोजीशन में क्यों ना हो। अगर आपको लगता है कि बायर सामने से, मान लो आपने बोला था खरीदने बनने की बात हुई थी, और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हो, इनकेस आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देते हो, तो मैं आपका ग्रेवान पकड़ेंगे, आपको कोर्ट में ले जा सकता हूं और आपसे प्राइस वसूल कर सकता हूं, चाहे गुड्स मेरे पास ही क्यों ना हो, बट आपने तोड़ा कैसे, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करने का, तो मैं आपसे ये आपको श्यू कर सकता हूं फॉर द प्राइस। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है इस वाली लाइन में, ये है कैन श्यू फॉर द प्राइस, प्राइस के लिए श्यू कर सकता है इस केस में। बट यहाँ पे भी सेम, अगर बायर फेल्स टू एक्सेप्ट द गुड्स, बायर कह रहा है फ्यूचर में जब जिस दिन गुड्स ट्रांसफर होने थे, ठीक है, तो वहां उसमें बायर कहता है यार मुझे ना जरूरत नहीं अब लेने का, मेरा मन ही नहीं कर रहा लेने का, तो मैं बोलूंगा भाई तूने टाइम पहले कॉन्ट्रैक्ट क्यों करा, तूने एग्रीमेंट क्यों करा मेरे साथ। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं इसका ग्रेवान पकड़ूंगा तो बट सिर्फ किसके लिए, ओनली फॉर डैमेजेस, सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता हूं, प्राइस में क्लेम कर ही नहीं सकता। प्राइस सिर्फ इस वाले में क्लेम होगा, क्योंकि भाई इसमें होता क्या होता है, जैसे मान के चलो मैं एक एसी लेके आया, ठीक है, मैंने कहा मुझे एसी लेना, मैंने या फिर आप मान लो आपने बोला मुझे कि भाई मुझे एसी लेना, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा यार ये वाला पीस होगा नहीं बट मैं तेरे लिए मंगा देता हूँ, मंगाया, सब कुछ हो गया था एग्रीमेंट, जब बेचने की बारी आई तू कह रहा भाई मैं नहीं ले रहा, मैंने कहा पागल है, मैं किसको बेचूं ये वाला गुड्स, तो मैं आपसे प्राइस खींचूंगा इसकी, भाई गलती आपकी है, तो ये वाला केस है वो। बट ये फ्यूचर वाला है कि फ्यूचर में कभी 2-3 महीने बाद दे दूंगा, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। तो ऐसे केस में क्या है, अगर बायर मना करता, बीच में मना कर देता है या कुछ कर देता, तो मैं बोलूंगा भाई काम को तो डैमेजेस दे, इतने टाइम तक जो वेट किया या जो मेरा टाइम वेस्ट हुआ उसके लिए कुछ भरपाई कर दे, तो मैं डैमेजेस यहाँ पे क्लेम कर सकता हूँ, पूरा प्राइस नहीं मांग सकता, प्राइस नहीं मांग सकता बेटा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्यू हो सकता है डैमेजेस के लिए, नॉट द प्राइस, नॉट फॉर द प्राइस,
बट यहाँ पे प्राइस के लिए क्या है, इश्यू हो सकता है, ठीक है। इस वाले में प्राइस के लिए है, इसमें सिर्फ डैमेजेस है, ठीक है। नॉट फॉर द प्राइस, 4 लगा देना, FOR चल नहीं रहा, मार कर वाला नीचे लिख दो यहाँ पे, FOR नॉट फॉर द प्राइस, प्राइस के लिए नहीं कर सकता इश्यू, ठीक है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो उसने बोला द प्रॉपर्टी यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है एंड ओनली देन सेल इज मेड। भाई देखो प्रॉपर्टी जब होगी, क्योंकि इसमें इमीडिएटली ट्रांसफर करने वाले कॉन्सेप्ट होता है, तो इसमें प्रॉपर्टी ऑलरेडी एग्जिस्ट होती है और उसके बाद ही तभी तो सेल की जाएगी, ठीक है ना। बट यहाँ पे प्रॉपर्टी डज नॉट नीड टू बी एग्जिस्ट, यहाँ पे जरूरी नहीं होता कि वो एग्जिस्ट हो, नीड टू एग्जिस्ट यहाँ तक आएगा। तो लिखा था प्रॉपर्टी डज नॉट नीड टू एग्जिस्ट, यहाँ पे होना जरूरी नहीं है प्रॉपर्टी का। व्हेन साइनिंग एन एग्रीमेंट, जब आप एग्रीमेंट को साइन कर रहे हो उस टाइम पे प्रॉपर्टी को एग्जिस्ट होना यानी वहां पे होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि बिकॉज द सेल इज मेड ऑन द फ्यूचर डेट, क्योंकि सेल तो फ्यूचर में होनी है, तो तब तक तो हम ले लेंगे गुड्स, आज एग्रीमेंट कर लो, गुड्स हम आपको बचा देंगे कहीं से भी ला लो के जुगाड़ करके, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होती है और तभी ओनली देन सेल इज मेड, तभी सेल की जा सकती है, क्योंकि प्रॉपर्टी एग्जिस्ट होना बहुत जरूरी होता है इस वाले केस में। बट यहाँ पे प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं भी है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। जब आप साइन कर रहे होते हैं एग्रीमेंट में, उसमें प्रॉपर्टी का होना जरूरी नहीं है आपके पास। प्रॉपर्टी मतलब गुड्स, जिस गुड्स को तुम खरीदने आ रहे हो, अगर वो प्रॉपर्टी उस टाइम सेलर के पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको फ्यूचर में लाके दे देगा, बस आपसे एग्रीमेंट कर लो, क्योंकि जो सेल करनी होती है वो फ्यूचर डेट पे करनी होती है। क्लियर हो गया? सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो मैंने 7 के 7 पॉइंट, ये 3 3 6 7, हाँ 7 ही पॉइंट थे, 7 के 7 कंप्लीट कर दिए, और जहां तक आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो फ्लावर से नोट डाउन कर लो, काफी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।